करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेल के ऊपर डिस्कस किया था। सेल इक्वेशन चार्जिंग के लिए क्या होगी, डिस्चार्जिंग के लिए क्या होगी, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकलता है। एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रख सकते हैं आप, किसी सर्किट में अगर आपको करंट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। जैसे एक एग्जांपल ले, मेरे पास में एक सेल है, इसका ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। एक और सेल लगा हुआ है, इसका ईएमएफ है E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस से होगा R2, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया हमने। तो मुझे फाइंड करना है इस सर्किट में करंट कितना होगा। तो ये फॉर्मूला लिखा है, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो आई विल बी इक्वल टू, अब नेट ईएमएफ यहाँ पे दो सेल है, नेट ईएमएफ होता है दोनों का सम E1 प्लस E2, लेकिन वो तब होगा जब दोनों सेल राइटली कनेक्टेड हो। राइटली कनेक्टेड मतलब एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट सेल का नेगेटिव सेकंड सेल के नेगेटिव से ही कनेक्ट है, तो ये रॉन्ग कनेक्शन होता है। ऐसे केस में दोनों सेल एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो नेट ईएमएफ अब दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। जो डोमिनेटिंग सेल होगा उसको पहले ले लेना है। तो अगर हम कंसीडर कर ले रहे हैं यहाँ पर कि E1 इज ग्रेटर देन E2 है, तो इस केस में नेट ईएमएफ हम लोग लिखेंगे, नेट ईएमएफ हो जाएगा E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब जो भी है, तो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है, R1 R2 और कैपिटल R। तो एक तो यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और दो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उनका सम R1 प्लस R2 होगा। तो ये है करेंट के लिए एक्सप्रेशन। इस तरीके से हम किसी सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ सीखना है हमको, इसका काफी ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, हम पहले फर्स्ट लॉ देखेंगे। जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, इसको KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। इस लॉ को हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तो जंक्शन लॉ का स्टेटमेंट ये होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी जंक्शन में नेट करंट जीरो होता है। इसका स्टेटमेंट हम ऐसे लिखते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ all the current into a junction is जीरो। और मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू जीरो। कहाँ पर? जंक्शन पे। समेशन आई एट जंक्शन इज जीरो। ये जो लॉ है ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। आपके पास में एक कुछ ऐसा सर्किट है, इसमें डिफरेंट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। सपोज ये R1 R2 R3
R4 है। और यहाँ पर कोई करंट I1 आ रहा है, यहाँ से कोई करंट I2 आ रहा है, यहाँ पे बाहर जा रहा है करंट I3 और यहाँ पर बाहर जा रहा है I4। जहां पर चारों वायर मीट कर रहे हैं इस पॉइंट को जंक्शन बोलेंगे, ओ ले लिया हमने। तो हम लिख सकते हैं एट ओ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो। तो यहाँ पे कौन से करंट है टोटल जंक्शन में? दो करंट अंदर आ रहे हैं, दो करंट बाहर जा रहे हैं। तो पहले तो सारे करंट ले लो, I1 I2 I3 और I4 सबका सम यहाँ पे कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। सारे करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए। लेकिन इस लॉ को अप्लाई करते टाइम साइन कन्वेंशन का यूज करना है। साइन कन्वेंशन का कैसे यूज करना है? मान लो ये जंक्शन है, जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा होगा, जो भी करंट जंक्शन की तरफ जा रहा होगा उसको पॉजिटिव ले लो, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा होगा उस करंट को नेगेटिव में ले लो। तो यहाँ पे I1 और I2 जंक्शन की तरफ जा रहे हैं प्लस में, I3 I4 जंक्शन से दूर जा रहे हैं, इसको अपन माइनस में ले लेंगे। तो फाइनली इसको आप लिख सकते हो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, सम ऑफ करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। इसी लॉ का अनदर फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इट इज आल्सो नोन एज किरचॉफ करंट लॉ और जंक्शन लॉ। इससे भी ज्यादा यूज आने वाला लॉ है इसका सेकेंड लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ। ये काफी ज्यादा यूज आता है किरचॉफ सेकेंड लॉ। इस लॉ को हम KVL भी बोलते हैं। KVL का मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। इस लॉ को हम लूप लॉ भी बोलते हैं। अब ये देख लेते हैं पहले इसका स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट होता है algebraic sum of all the potential difference, algebraic sum of all the potential difference in a closed loop is जीरो। और मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी लिख दिया, एल्जेब्रिक सम मतलब समेशन जीरो होगा। कहाँ पे? लूप में। लूप मतलब क्लोज सर्किट हो जाएगा। और ये जो लॉ होता है ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। इस लॉ को भी समझते हैं। एक सर्किट ले लेना है हमें। सपोज मैं एक सर्किट ले ले रहा हूं, इसमें सेल का ईएमएफ E1 ले लिया, और यहाँ मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहा हूँ, ये E2 हो गया। और कुछ रेजिस्टेंस लगा लो सर्किट में, मान लो ये R1 है। एक और सेल भी लगा सकते हैं हम, एक और सेल लगा दिया मैंने E3, और एक रेजिस्टेंस से R2। ये हमारा एक सर्किट है। यहाँ पे नाम दे दिया हमने इसको A B C और D। अब इसमें हमें अप्लाई करना है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लॉ क्या होता है? समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। तो ध्यान रखें, इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है डिस्ट्रीब्यूट करंट। सर्किट में आपको करंट को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, डिस्ट्रीब्यूट करंट। और सेकंड है गिव साइन टू R। और थर्ड है अप्लाई समीशन डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। अप्लाई कर दो समीशन डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो।
तो फर्स्ट स्टेप पहले देखते हैं। यहाँ पे कई सेल है हमारे पास, तो तरीका ये होता है किसी भी एक सेल से आप करंट ले लो। सपोज मैं फर्स्ट सेल E1 से कुछ आई करंट बाहर निकाल ले रहा हूँ, इसने आई करंट बाहर निकाला, तो ये रेजिस्टेंस में से क्रॉस कर रहा है, तो करंट हमेशा हायर से लोअर में जाता है। तो हमने ऊपर वाले एंड को पॉजिटिव बोल दिया, पॉजिटिव मतलब हायर, नेगेटिव मतलब लोअर है। फिर करंट इधर आएगा। सेल में कुछ नहीं करना है आपको, छोटा वाला जो लाइन होगा नेगेटिव, बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल। फिर आगे बढ़ जाना है। ये आई करंट आगे आया, R2 को क्रॉस करेगा, तो हायर से लोअर जाएगा, तो लेफ्ट वाला एंड हायर मतलब प्लस, सेकेंड वाला एंड लोअर मतलब माइनस हो जाएगा। फिर ये आई करंट आ रहा है, फिर सेल आ गया, आप उससे आगे क्रॉस कर जाओ। फिर ये आई करंट है हमारा, फिर सेल आया, आप ऐसे आगे क्रॉस कर जाओ और ये ए पॉइंट तक आ गए हम। तो इस पहला स्टेप हो गया डिस्ट्रीब्यूट करंट और साइन टू द गिव साइन टू द रेजिस्टेंस, साइन रेजिस्टेंस को साइन दे देना है जहां जहां आर मिलेंगे। अब पूरे सर्किट में सारे पोटेंशियल डिफरेंस लेना है हमको साइन के साथ। देखो इसका क्या मतलब है, ए से हमने चले, क्लोज लूप आप ऐसे ले रहे हो, ए डी सी बी ए, हम इस लूप में A D C B A ऐसे घूम रहे हैं, पूरा एक क्लोज्ड पाथ कवर करना है। इसका ऑपोजिट भी ले सकते हैं क्लोज्ड पाथ। तो मैं ए से डी में आ रहा हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देना है। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से मिलता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस लिख दो। तो करंट आई है, रेजिस्टेंस R1, तो मैंने लिखा पहला पोटेंशियल डिफरेंस आर के क्रॉस मिला मुझे आई इंटू R1। अब साइन के साथ में लेना है इसको, हम जब मूव करेंगे तो पहले टर्मिनल का साइन लेते जाएंगे। तो जब मैं ए से डी की तरफ जा रहा हूँ तो पहले पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में रहेगा। अब डी से जब आगे जाओ तो सेल मिला, इसका ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस E3 है और पहले नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस तो E3 लिख दिया और पहले टर्मिनल का साइन लेना है तो माइनस ले लिया। फिर और आगे जाओ, रेजिस्टेंस R2 है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट I है, तो I इंटू R2 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और साइन लेना है रेजिस्टेंस को जो हमने दिया था, पॉजिटिव साइन पहले है तो प्लस में ले लो। फिर आगे जाएंगे, सी से बी में कुछ भी नहीं लगा है, फिर आगे गए तो सेल मिला, इसका ईएमएफ E2 है और पहले नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, तो इसका ईएमएफ हम लिख देंगे माइनस ऑफ E2। और फिर और आगे गए तो फिर एक और सेल मिला जिसका ईएमएफ E1 है और पहले हमें इसका नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, तो माइनस E1 इज इक्वल टू 0। तो ये किरचॉफ सेकेंड लॉ के लिए इक्वेशन लिख दिया आपने। ये लिखना आना चाहिए हमें सर्किट में, ये बहुत हेल्प करती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर से सुन ले, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज जीरो। आपको क्लोज सर्किट लेना है, उसमें करंट को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है, जहां रेजिस्टेंस देखेंगे उनको प्रॉपर साइन दे देना है। किस बेस पर मैं साइन दे रहा हूँ, हमने करंट निकाला तो करंट को हायर से लोअर में की तरफ जाएगा, तो हायर को प्लस और लोअर को माइनस दे देंगे, और इस तरीके से हमने ये इक्वेशन लिख दिया था। और ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो दिस इज किरचॉफ सेकेंड लॉ। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट होता है रेजिस्टेंस का। एक कॉर्डिलेटरल ले हम अगर, कॉर्डिलेटरल मतलब इसमें 4 आर्म्स होगी और इन 4 आर्म्स में 4 डिफरेंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये एक रेजिस्टेंस R1 है, ये एक रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है और ये रेजिस्टेंस R4 है। इसके कॉर्नर का हम नाम दे दे रहे हैं A B C और D। अब इसमें एक डायगोनल में सेल कनेक्ट कर दो और दूसरे डायगोनल में, एक डायगोनल AC में मैं सेल कनेक्ट कर दे रहा हूँ और दूसरा जो डायगोनल है इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो।
इसमें हम गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। तो इस पूरे अरेंजमेंट का नाम ही व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। यहाँ हम सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से कुछ करंट आएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई, ये करंट डिवाइड हो जाएगा, ऊपर I1 गया, नीचे I2 गया। ये सर्किट में हम रेजिस्टेंसेस कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि ये बी पॉइंट और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ जाए। सेम पोटेंशियल में आने का मतलब करंट ना तो बी से डी की तरफ जाए ना डी से बी की तरफ जाए। तो इस केस में ये I1 करंट पूरा आगे चला जाएगा R2 रेजिस्टेंस में से, और यहाँ से जो I2 करंट आ रहा है ये भी आगे चला जाएगा I4 में से, और यहाँ मिलके ये फिर से I हो जाएगा। तो ये दिस एंटायर अरेंजमेंट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर यहाँ पर बी पॉइंट और डी पॉइंट इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल, ये कैसे करते हैं? रेजिस्टेंस के वैल्यू को अरेंज करते हैं, एडजस्ट इस तरीके से करते हैं कि बी और डी सेम पोटेंशियल पर आ जाए। तो अगर ये सेम पोटेंशियल पर आ जाए तो करंट ना तो बी से डी की तरफ जाएगा ना ही डी से बी की तरफ जाएगा, और जो गैल्वेनोमीटर होगा जी, इसके रेडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे ये नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो ब्रिज है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हम बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बी और डी सेम पोटेंशियल पर है, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, और व्हीटस्टोन ब्रिज को इस स्टेट में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। और जब ऐसा होगा तो इसकी दो एडजेसेंट आर्म्स में लगे हुए रेजिस्टेंस का रेशियो नेक्स्ट टू एडजेसेंट आर्म्स में लगे हुए रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। जैसे मैं एक बी ए और बी सी ले लूं अगर, तो R1/R2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं R3/R4। और इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, मतलब अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस का रेशियो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है, तो वहां पे भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा और गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। आप ऊपर से नीचे की तरफ आए तो भी ये स्टेटमेंट सही होती है, और रिवर्स ऑर्डर में जाए तो भी ये स्टेटमेंट सही है। मतलब बी और डी सेम पोटेंशियल पे हैं तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होगा, या किसी सर्किट में R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है तो बी और डी सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो दिस सर्किट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसमें अगर किसी तीन की वैल्यू पता है तो एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप पता कर सकते हैं। इसी के बेसिस पर एक अरेंजमेंट होता है, एक प्रैक्टिकल होगा, एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसको हम बोलेंगे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक एक्सपेरिमेंट है, एक एपरेटस है, इसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। और ये पूरा अरेंजमेंट बेस्ड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे, जो अभी सीखा हमने, बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, या इसको ऐसे लिख देते हैं जनरली, P/Q इज इक्वल टू R/S। ये चार रेजिस्टेंस है PQRS, और यहाँ सेल लगा हुआ है, तो P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। इसी प्रिंसिपल पे ये पूरा अरेंजमेंट काम करता है। तो ये अरेंजमेंट देख लेते हैं हम कैसा रहता है, इसका सर्किट कैसा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो इसमें क्या होगा, मेटल स्ट्रिप रहती है तीन, एक स्ट्रेट, 1 स्ट्रेट रहेगी, और 2 एल शेप में रहती है। 2 एल शेप में रहती है, 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 2 एल शेप में
इसको हम ए पॉइंट कह रहे हैं। यहाँ से इस एंड के बीच में एक 1 मीटर लॉन्ग मैग्नेट वायर कनेक्ट कर देते हैं, इसको सी पॉइंट बोल दिया। ये जो गैप है, तो एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, और जो दूसरा गैप है इसमें अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं एस। ए और सी के बीच में सेल लगा दो, और यहाँ पे एक स्क्रू होता है, वहाँ वायर की हेल्प से गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी लगाएंगे। ये जॉकी को इस स्ट्रेट वायर के ऊपर टच करवाते हैं। कोई एक ऐसी पोजीशन मिलती है जहाँ गैल्वेनोमीटर के निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, वो नल डिफ्लेक्शन की स्टेट होती है। मान लो ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया हमने, ये वाले पॉइंट को डी नाम दे दो, और इस पॉइंट को बी कह दे रहे। तो ए से बी का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसको पी बोल दिया। बी से सी का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस पार्ट की रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्यू। ए बी का जो लेंथ है इसको एल कह दिया। बी से सी का लेंथ हो जाएगा 100 - L। अब इसका प्रिंसिपल है क्या, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। आर नोन रेजिस्टेंस होता है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें जो वैल्यू हम अप्लाई करते हैं वो आर होती है। P क्या है, ए से बी का रेजिस्टेंस, BC पार्ट के रेजिस्टेंस को क्यू बोल रहे हैं। एस अननोन है, ये एस यहाँ अननोन रेजिस्टेंस है, ये निकालना है। तो P क्या है, ए से बी का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, तो मैंने रो लिखा, एल इसका एल ही है, और ए मतलब वायर का क्रॉस सेक्शन ए लिख दिया है। क्यू क्या है, बीसी पार्ट का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल इसके लिए हो जाएगा 100 - L, और ए हो जाएगा इक्वल टू आर बाय एस। तो ए से ए कैंसिल, और रो से रो कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप इसको लिख सकते हो एल अपॉन 100 - L इज इक्वल टू आर बाई एस। तो एस हो जाएगा 100 - L अपॉन एल, और इनटू आर। इस फॉर्मूले से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, वेटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है, और ये रिजल्ट अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला। इससे ही एक अरेंजमेंट होता है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। Potentiometer is used to find potential difference between any 2 points of the circuit, और ईएमएफ निकाल सकते हैं, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, इसका अरेंजमेंट देख ले। बेस के ऊपर एक वुडन बेस के ऊपर हम मैग्नेट वायर लगाते हैं। जैसे एक ये स्क्रू है, ये ऐसे वायर लगा दिया, ये आपस में कनेक्ट रहेगा। फिर एक और वायर लगा दिया, ये सारे 1 1 मीटर के वायर होते हैं। तो ऐसे 6 8 10 वायर लगा दिए जाते हैं एक वुडन टॉप के ऊपर। और बस इसी अरेंजमेंट का नाम पोटेंशियोमीटर होता है। यहाँ पर इस टर्मिनल का नाम P, ऊपर वाले टर्मिनल का नाम Q दे दिया हमने। अब एक सर्किट यहाँ से कनेक्ट करते हैं, इसको एक्टिव करने के लिए प्लस माइनस एक सेल लगा दिया हमने यहाँ पर, इससे की लगा दिया। करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगा सकते हैं, और रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए, करंट चेंज करने के लिए यहाँ रियोस्टेट लगा देंगे RH। और तो ये जो बनाया आपने पोटेंशियोमीटर के साथ, इसको पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर इज ऑलवेज यूज्ड विथ इट्स प्राइमरी सर्किट। अब हम लोग इसका प्रिंसिपल देख लें। जब हम इस सर्किट में करंट फ्लो कराएंगे, तो करंट यहाँ से आई, और ये पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा
और Q से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। तो मैं P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को V बोलूं मैं, तो वो I इंटू आर के इक्वल होगा। R क्या होगा? R का एक्सप्रेशन है हमारे पास, रो L बाई ए होता है। तो मैं इसी को थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, आई रो अपॉन ए, ये एक साथ रख दिया मैंने, इंटू एल। ये जो टर्म है, अगर मैं इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रखूँ, करंट कांस्टेंट रखूँ, रो तो कांस्टेंट ही होता है, तो V इज इक्वल टू के बाय एल लिख सकते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। यही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है। अगर पोटेंशियोमीटर के वायर में, यूनिफॉर्म वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो कराएं, तो इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यही मेजर करने का प्रिंसिपल होगा। V इज इक्वल टू के इंटू एल। जो K है ये V बाय एल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इस K को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस पे हम यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप फिक्स कर लेते हैं और उसी के हेल्प से दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। इसको आइडियल वोल्ट मीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये, जैसे मान लो ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, तो इस सेल से कोई करंट नहीं लेता, तो वो आइडियल पोटेंशियल डिफरेंस बताता है उसका, इसलिए इसको आइडियल वोल्ट मीटर बोलते हैं। ये जिस डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, नल डिफ्लेक्शन के स्टेट में करता है, इसलिए इसको आइडियल वोल्ट मीटर बोलते हैं। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है उसके करंट का यूज नहीं करता। दैट इज व्हाई पोटेंशियोमीटर इज नोन एज आइडियल वोल्ट मीटर। इसके दो एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में है। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल E1 by E2, and second is to find the internal resistance. These are the two applications of potentiometer, and these are the experiments of class 12 syllabus. ये आपको थ्योरी में भी है, प्रैक्टिकल में भी है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, E1 by E2 कंपेयर करना। तो इसके लिए हम पोटेंशियोमीटर को उसके प्राइमरी सर्किट के साथ ले लेंगे। ये पूरे पोटेंशियोमीटर के मैं दोनों एंड को ए और बी बोल दे रहा हूँ, जो अभी हमने बनाया था, या आपने पी और क्यू लिया था तो वो इधर पे हमने शो कर दिया। हमने एक ही लाइट शो करी है लेकिन यहाँ सारे वायर से। अब ऊपर सर्किट जो बनाया था, सेल ले लो, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। ये स्टैंडर्ड सेल होगा ई। इसका ईएमएफ जो E1 बाय E2 कंपेयर करने हैं, उनके ईएमएफ से ज्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो रीडिंग ही नहीं मिलेगी पी और क्यू के बीच में उस ईएमएफ वाली। तो की लगा दिया, एमीटर लगा दो, माइनस प्लस, रियोस्टेट लगा देंगे। ये जो मैंने रेड कलर से बनाया, ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है। पी क्यू पोटेंशियोमीटर के वायर हो जाएंगे, ये मैग्नेट वायर होते हैं, एलॉय से बने होते हैं। अब जिन सेल के ईएमएफ कैलकुलेट करने हैं उनको पी पॉइंट से कनेक्ट कर लो। कनेक्ट करते टाइम ध्यान रखना है, ये सारे प्लस, सारी बैटरी के प्लस पी पॉइंट पर आ रहे हैं। एक E1 हो गया, एक E2 हो जाएगा। टू वे की होती है, E1 के नेगेटिव टर्मिनल को टू वे की के एक एक पॉइंट से कनेक्ट कर लेंगे, और जो मिडिल पॉइंट होगा टू वे की का, उसको रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर लेना है। और इसको गैल्वेनोमीटर से चौकी अटैच होगी, इसको वायर के ऊपर टच करवाते हैं। जहां पर नल डिफ्लेक्शन की स्टेट आती है उस लेंथ को एल बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले E1 सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, फिर E2 सेल के लिए। तो फॉर्मूला तो वही यूज होगा, B इज इक्वल टू के एल। तो जब फर्स्ट सेल के लिए कर रहे होंगे आप, तो ए और सी के बीच में यहाँ पे की लगा देते हैं, तो ये फर्स्ट सेल सर्किट में एक्टिव हो जाएगा। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो फर्स्ट सेल के लिए होगा, तो उसको E1 बोलेंगे, के तो के रहेगा, और जो लेंथ मिल रही है L1 ऐसी।
अब यहाँ से की निकाल के नीचे लगा देंगे, नीचे वाले गैप में, तो सेकेंड सेल सर्किट के अंदर एक्टिव होगा। उस कंडीशन में सेकेंड सेल का ईएमएफ मिलेगा आपको के इंटू एल टू। डिवाइड कर दें तो E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2 हो जाएगा। यही फॉर्मूला होगा लेंथ के बेसिस पर ईएमएफ को कंपेयर कर लेते हैं। तो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन। और एक और देख लें, सेकेंड एप्लीकेशन, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसमें पोटेंशियोमीटर लेंगे, इसका ये पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और सेल कनेक्ट कर लो इससे, एमीटर की रियोस्टेट और दूसरे एंड को, ये तो उतना ही है। अब यहाँ से सेल ले लो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इसके साथ पैरेलल ऑर्डर में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लेना है एक की के साथ, और जो वैल्यू लगाएंगे वो आर होगी। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर और जॉकी। फिर से बैलेंसिंग लेंथ निकाल गए। इस की को मैं के बोल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले की को ऑफ कर लेना है आपको, ये निकली हुई होनी चाहिए। और सेल के लिए हम E1, ई को बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला V इज इक्वल टू के इंटू एल। के ऑफ है अगर, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो E मिलेगा। बैलेंसिंग लेंथ को L1 बोल दे रहे हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब हमने क्या किया, ये जो की है इसको ऑन कर लिया, मतलब इसको लगा दिया यहाँ पे, और इस रेजिस्टेंस में से कोई वैल्यू लगा दी। तो ये सेल जो है, इसमें से इस सर्किट में कुछ करंट आएगा। तो अब हमें सेल का टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, ना कि ईएमएफ की। एक बार की ऑफ रखना है, एक बार की ऑन करके रेजिस्टेंस को वैल्यू अप्लाई कर देना है। तब आपको V मिलेगा और वो K इंटू L2 हो जाएगा। ये इक्वेशन टू डिवाइड करें अगर आप, E/V इज इक्वल टू L1/L2 मिल जाएगा। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला E/V-1 इंटू कैपिटल R होता है। E/V की जगह L1/L2-1 इंटू R। और इसी एक्सप्रेशन से आप इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हीट। एक आपके पास में रेजिस्टेंस है R, इससे सेल लगा हुआ है। सेल लगाने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते, तो सेल वर्क करता है, उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट में फ्लो होती है। जब ये रेजिस्टेंस में से फ्लो होती है तो फ्लो होने के लिए इसको ऑब्स्ट्रक्शन आता है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होती है। वो रेजिस्टेंस में हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको मैथमेटिकली। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैं W इज इक्वल टू लिख सकता हूँ V इंटू क्यू। और Q को लिखा जा सकता है I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम। तो V और Q की जगह लिख दिया हमने I इंटू टी। ये जो वर्क डन है यही हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, V इंटू आई इंटू टी। तो ये आपको हीट का फॉर्मूला मिल गया। और इसको में अगर मैं V को बदल दूं तो V की जगह आई आर लिख सकते हैं। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी हो जाएगा। और इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं I को बदल दूं, I की जगह V बाय आर लिखूं, तब एक्सप्रेशन V स्क्वेयर टी बाय आर मिल जाएगा। तो ये हीट के लिए अलग अलग फॉर्मूले है। तो एक बेसिक फॉर्मूला VIT, इसमें V को बदलो तो आई स्क्वेयर आर टी हो जाएगा, और I को बदलो V बाय आर, तब आपके पास होगा V²T/R। सबको T से में डिवाइड कर दूं तो H/T हो जाएगा। और यहाँ पे टर्म आएगी V इंटू आई, यहाँ पर टर्म आएगी I²R, और यहाँ पे रहेगा V²/R। H/T को हम पावर कहेंगे। एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। हीट पर सेकेंड, पावर लॉस हो जाएगा ये। और पावर का यूनिट होगा वॉट होगा। तो ये
ये हमने सीखा हीट के बारे में। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स शॉर्ट में आपको रिवाइज कर दिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफी यूजफुल रहेंगे ये कॉन्सेप्ट। थैंक यू।